दूसरा ये कि मतलब आपको शायद विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का भी हूँ, तो बहुत समय निकालना मेरे लिए, मतलब एक बार मैं बैठ जाता हूँ तो जी। मेरी ये खासियत है कि मैं रम जाता हूँ उसमें। पूरी उसकी जर्नी में कुछ ऐसी मिस्टेक्स जहां पे आपको लगता है कि मेजोरिटी ये मिस्टेक करती है यूपी पीसीएस वाले। मेरे साथ हैं अंकित सर, जिनको प्रॉपर एसडीएम मिला है 19वीं रैंक के साथ। चलिए इनसे डिटेल डिस्कस करेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही है, और साथ ही 2024-25 या आगे आने वाले जो भी कैंडिडेट हैं जो यूपी पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए इनका क्या मैसेज है। सर सबसे पहले कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं, अपने हिस्ट्री के बारे में बताएं कि पीछे बैकग्राउंड क्या रहा है, अटेम्प्ट वगैरह, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है। मैं प्रतापगढ़ से हूँ, प्रतापगढ़ के एक छोटे से गाँव से हूँ, और मेरी शिक्षा दीक्षा प्रतापगढ़ में ही शुरुआती हुई है। हाई स्कूल और इंटर मैंने प्रतापगढ़ से किया है। जी। उसके बाद बीएससी और एमएससी मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करी है। एमएससी केमिस्ट्री से मैंने किया है। उसके बाद मैंने 2010 बैच में एसएससी में सिलेक्शन लिया था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पोस्ट पे। मैं 2012 से यहाँ पे हूँ इनकम टैक्स में। जी। अ, तब मेरी उम्र 21 की रही होगी जब मैंने जॉइन किया था, हुँ। और 2018 में प्रमोट होकर इस समय मैं आयकर अधिकारी के पद पर लखनऊ में कार्यरत हूँ। ओके, सर ये मीडियम आपका कौन-सा रहा था? इंग्लिश मीडियम से मैंने पेपर्स दिए हैं। ओके, पेपर्स दिए हैं आपको वैसे। अच्छा, एक मैं ये क्वेश्चन जानना चाहूँगा, आप पेपर ह हर दूसरे पेपर, तीसरे पेपर में क्या अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं क्या? ऐसा कुछ होता है पीसीएस में? मैं बहुत श्योर नहीं हूँ इसको लेके। हुँ। मैंने शायद जहाँ तक मुझे पता है हुँ, हुँ। कि आप शायद मीडियम चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत श्योर नहीं हूँ। मैंने एक ही मीडियम ख़ैर रखा था, जी। और मुझे लगता है किसी को शायद कंफर्टेबल हो, लेकिन मैं सलाह भी नहीं दूँगा कि आप बार-बार मीडियम चेंज करें। ओके, एक ओके। मीडियम जिसमें आप कंफर्टेबल हों उसको फ़ॉलो करें। हिंदी माध्यम से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, हुँ। तो हिंदी से दीजिए। अगर आप अंग्रेज़ी कर सकते हैं, तो अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छा है। ओके, सर उस रात की बात करते हैं जब इतने लंबे प्रयास के बाद आप अपना लिस्ट में नाम देखते हैं, वो रिएक्शन जानना चाहूँगा सर। और जो कॉल आपने किया या फिर आपको पहली कॉल आई, क्या मोमेंट रहा है आपकी लाइफ में? अ, देखिए, पहला तो अविश्वसनीय होता है अपना नाम देखना। जी। मतलब पीडीएफ आप मैंने खुद ही डाउनलोड किया था, और ओके। सर्च किया, और सर्च क्या किया, ऊपर से देखना शुरू किया। हाँ। तो पहले एक बार की लगा कि शायद नहीं होगा नाम, क्योंकि हाँ। पेपर अच्छे गए थे, और मैं इस पद पे हूँ कि बहुत ज़्यादा पदों के लिए मैंने प्रयास भी नहीं किया था। हुँ। तो मैं सबसे पहले एसडीएम से ही शुरू किया मैंने देखना, तो अ, फिर थोड़ी देर देखने के बाद मैंने देखा एकदम से अपना नाम, फिर रोल नंबर चेक किया, फिर रोल नंबर क्रॉस चेक किया, हुँ। फिर विश्वास हुआ कि हाँ, मेरा ही नाम मेरा है। ये। तो पत्नी साथ में थी, हुँ। उनसे शेयर किया, फिर घरवालों से शेयर किया, और शुरू में कुछ समय तक नहीं समझ में आता है, लेकिन फिर धीरे-धीरे जब सेटल हो जाता है, तो फिर लगता है कि हाँ, कुछ अच्छा मिल गया। ओके, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स में डर रहे हैं, तो फिर आपके लिए पीडब्ल्यू की तरफ से वेल प्लानिंग के साथ आक्रोश बैच लॉन्च किया गया है, जो कि बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है। आपको स्पेशली प्रीलिम्स में पार कराने के लिए, जो कि 1999 में है। वहीं आप फाउंडेशन कोर्स देख रहे हैं 2024 के लिए, तो 4499 में प्रथम 2.0 है। इन पे भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर आप देखना चाहते हैं, तो आप हमारा कोड स्टूडेंसी यूज़ करें, ताकि आपको इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिले। अगर आप 17वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके 2 फाउंडेशन कोर्स हैं। पहला प्रथम, जो कि हिंदी में है, और दूसरा सक्षम 2.0 जो कि बाइलिंगुअल में है। इन दोनों फाउंडेशन कोर्स की जो फी है 4499 में है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इन सारे बैच का लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं, और साथ ही स्टूडेंसी कोड यूज़ करके इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। आपके बचपन की तरफ थोड़ा चलते हैं। कैसे स्टूडेंट रहे हैं? ब्रिलियंट रहे हैं, तब आके एसडीएम बने हैं? या मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ, बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका परसेंटेज बहुत कम होगा 10वीं में, 12वीं में, या फिर ग्रेजुएशन में, उनको लग रहा होगा कि मैं कॉम्पीट कर पाऊँगा कि नहीं ऐसे लोगों से। तो आप अपना बैकग्राउंड बताएँ, क्या रहा है आपका? ब्रिलियंट रहे हैं? हाँ, शुरुआत में तो ख़ैर मैं पढ़ने में अच्छा था। हुँ। अपने क्लास में, अपने स्कूल में अक्सर पहली या दूसरी रैंक पे रहता था, अच्छा। और यूपी बोर्ड से मैंने पढ़ाई करी, तो इंटरमीडिएट में भी मेरी रैंक आई थी प्रतापगढ़ में, हाँ। और बढ़िया नंबर शुरुआत में अच्छे रहे थे हमेशा। लेकिन बीच में कहीं न कहीं थोड़ा भटकाव हो गया था। हुँ। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ब्रिलियंट रहा या हमेशा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। शुरू में अच्छा प्रदर्शन था, फिर बाद में बीएससी में जो है प्रदर्शन मेरा बहुत ख़राब था, हुँ। और एमएससी में मैंने अपने आप को रीग्रुप किया, थोड़ा-सा अपने आप को मतलब पढ़ाई पे थोड़ा और फ़ोकस किया, तो एमएससी में फिर जाके एवरेज प्रदर्शन में पहुँचा। जी। बीएससी में बहुत ख़राब प्रदर्शन था मेरा।
तो ऐसा नहीं है, मतलब आप पढ़ने में कैसे हैं, इसके अलावा कितनी मेहनत कर पा रहे हैं, कितनी लगन से पढ़ रहे हैं, कितना मोटिवेशन है, हर चीज़ का असर होता है। जो पढ़ाई रही है इस बार की, थोड़ा-सा आप इसको इलैबोरेट करें कि रूटीन क्या रहा है? क्या कितना पढ़ते थे, कितना रिवीजन था 1 दिन का, या फिर जॉब से फुर्सत नहीं मिल पा रही थी, बैलेंस कैसे करना होता था? क्या रूटीन रहता था? देखिए, नौकरी के साथ समय तो निकालना मुश्किल होता है। जी। तो अभी जो इस वर्ष का प्रयास था मेरा, उसमें मैंने कोशिश करी कि नौकरी के अलावा जितना समय है जी। वो मैं डेडिकेट कर सकूँ। तो नौकरी के बाद मैं करीब 5 घंटे लगभग समय डेली निकाल लेता था। हुँ। मतलब रात में देर तक पढ़ता था, 1-2 तक प्रयास करता था पढ़ने का, और फिर सुबह फिर आके वापस नौकरी। वीकेंड्स पे मैं पूरा टाइम निकालता था। हुँ। वीकेंड्स पे मैं 6-7 घंटे, 8 घंटे, 10 तक भी चला जाता था, हुँ, हुँ। क्योंकि बहुत सारी एंगेजमेंट्स रहती है, फैमिली भी है, तो कोई ऐसा बहुत सेट रूटीन नहीं था कि इतना टाइम निकालना ही निकालना है। होता क्या है ना कि जब आपको पढ़नी होती है चीज़ें, तो फिर समय उतना मायने नहीं रखता है, जितना ये कि आप प्रोग्रेस कितना कर रहे हैं, आगे कितना बढ़ रहे हैं सिलेबस पे। तो नोट्स बनाने में मैं सफल रहा, क्योंकि नोट्स मैंने इस बार अपने सारे नए बनाए थे, ओके। नए सिरे से। तो उसमें मैं सफल रहा, क्योंकि काफ़ी पहले से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। हुँ। पिछले वर्ष मुझे लगता है 2022 के नवंबर से ही मैंने अच्छी तरह तैयारी शुरू कर दी थी। ठीक है, जो कोर बुक्स लोग पढ़ते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि पहले ही रीडिंग से नोट्स स्टार्ट करने हैं? या फिर पहले एक आध बार टचअप दे दो, उसके बाद दूसरी में आप नोट्स वगैरह बनाओ, या जो कुछ वैल्यू एडिशन करना है तो सेकंड टाइम से में करो। आपका क्या रहा है और क्या सही है अप्रोच? देखिए, इसके लिए कई सारे फैक्टर्स होते हैं। हुँ। पहला तो ये कि आप तैयारी के किस स्टेज पे हैं, ओके। कितना आपकी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। हुँ। दूसरा, आपके पास समय कितना है। ये सारे फैक्टर्स आपको खुद से नो निर्णय डाउट। करने पड़ेंगे। जी। और अगर आप एक बार चीज़ों को पढ़ चुके हैं, तो फिर आप मतलब पढ़ने के साथ-साथ भी नोट्स बना सकते हैं। हुँ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगा, क्योंकि मैंने पढ़ाई चूँकि की हुई है, और प्रयास मेरा जो है छठा था, तो अ, ऐसा नहीं है, मतलब चीज़ें पढ़ी हुई थी, तो लेकिन फिर भी इस बार मैंने ऐसा किया कि मैंने पहले पढ़ी चीज़ें, हुँ। जितने सोर्सेज़ मैं पढ़ सकता था, जैसे एक टॉपिक वाइज़ मैंने नोट्स बनाए थे। जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, हुँ। तो आप उसके लिए बेयर एक्ट यूज़ करें, जैसे पॉलिटी है, बेयर एक्ट यूज़ कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, इंटरनेट से भी सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें कुछ परिवर्तित हुई हैं या नहीं, जी। या कुछ ऐसी चीज़ें जो नई आई हों उसके बारे में। और फिर पूरा एक व्यू बनाने के बाद फिर मैंने कोशिश किया कि मैं नोट्स बनाऊँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत डायनामिक नहीं हैं, और जो बहुत क्लियर कट हैं। तो जैसे आप सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ रहे हैं, हुँ। तो आप आर्टिकल्स पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। अगर आप कोई ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं जिसमें समझने की बहुत ज़रूरत है, जैसे उसी सेंट्रल स्टेट रिलेशन में जब आप रिपोर्ट्स की तरफ जाते हैं, तो मेरा मानना है कि एक बार पहले समझ लें चीज़ों को, उसके बाद नोट्स बनाएँ। मतलब ये विषय वस्तु और अपनी परिस्थिति सब देख के निर्णय लेना ज़्यादा सही है। ठीक है, पूरी जर्नी में अगर जैसे ये मान लीजिए 2024 का कोई तैयारी कर रहा है, ईयर होने वाला है, पूरी उसकी जर्नी में कुछ ऐसी मिस्टेक्स जहाँ पे आपको लगता है कि मेजॉरिटी ये मिस्टेक करती है यूपी पीसीएस वाली, क्या करती है वो? एक तो नोट्स ना बनाना, हुँ। और बहुत सारे सोर्सेज़ को फ़ॉलो करना। हुँ। मैंने मतलब पर्सनली ये सारी गलतियाँ करी हुई हैं। जी। आंसर और राइटिंग। आंसर राइटिंग ना करना, ओके। या करना और फिर मतलब उसको अच्छे से ना करना, हुँ। किसी एक अच्छे टाइम प्रश्न। बाउंडेशन में। हाँ, टाइम बाउंड भी कर सकते हैं, मतलब पूरा प्रश्न पत्र आप हल कर सकते हैं, हुँ। एक-एक क्वेश्चन के लिए टाइम टाइम लिमिट को फ़ॉलो ना करना, वही। ठीक है? जी। और फैक्ट्स वगैरह डाल के अपने आंसर को एनरिच ना करना। मॉक टेस्ट पीवाईक्यू। हाँ, मॉक टेस्ट पीवाईक्यू, प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यू भी ज़रूरी हैं, हुँ। और मॉक टेस्ट मेंस के लिए तो मॉक टेस्ट बहुत एसेंशियल है। हुँ। तो ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं। ओके, आपकी लाइफ की कोई ऐसी घटना या मोमेंट जो लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था मेरे लाइफ में, कुछ ऐसा कुछ याद हो जो आपका बुरा एक्सपीरियंस रहा हो और साथ ही आप शेयर करना चाहें एस्पिरेंट्स से कि आप वहाँ से फिर उभरे कैसे? हाँ, देखिए, यूपी पीसीएस की तैयारी की बात चल रही है, तो मैं तैयारी से ही संबंधित चीज़ें बताना जी। चाहूँगा कि यूपीएससी मैंने दिया है। यूपीएससी का जो लास्ट अटेम्प्ट था, हुँ। उसमें मेरा प्री भी सिलेक्शन नहीं हो पाया था, जबकि मैंने ओके। उसके पहले इंटरव्यू भी दिया था। तो वो कहीं न कहीं बहुत डिप्रेसिंग था मेरे लिए, क्योंकि वो दूसरा टारगेट लास्ट था अटेम्प्ट। हमेशा से हुँ। कि सिविल सर्विसेज़ में जाना है। तो उसके बाद करीब 1 डेढ़ वर्ष मुझे लग गए अपने आप को समझाने में, और अपने आप को जी, बूस्ट मोटिवेट करने करने में में। दोबारा से कि हाँ, हुँ। फिर से, चूँकि मेरे पास नौकरी थी, तो मेरे पास एक दूसरा काम करने का मतलब ऑप्शन था कि मुझे हुँ। ये करना है अब। हुँ। तो तैयारी खत्म होने के बाद मैंने नौकरी पे ध्यान दिया,
नौकरी करी अच्छे से, लेकिन साथ ही साथ मैं धीरे-धीरे अपने आप को मोटिवेट भी करता रहा कि नहीं, यूपीएससी मेरा प्राइम टारगेट था, लेकिन यूपीपीएससी की भी नौकरियाँ जो हैं वो कहीं किसी न किसी हद तक वहाँ तक पहुँचती हैं। ठीक है, अब आपके डिटेल जो एस्पिरेंट आपको देखने आया है, जो वो जानने आया है, आपकी डिटेल स्ट्रैटेजी के ऊपर आती है, वो भी सब्जेक्ट वाइज। कोर बुक सब जानते हैं क्या पढ़ना है, उस पे बात नहीं करेंगे, बात करेंगे बेस्ट आंसर लिखने के लिए आपने जो सप्लीमेंट्स यूज किए हैं अपने अलग-अलग GS1, GS2, GS3 के लिए, क्या स्ट्रैटेजी रही? एक तो आंसर जो है वो प्रेज़ेंटेबल होना चाहिए, अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए, और फॉर्मेट सभी जानते हैं, शॉर्ट इंट्रोडक्शन, पॉइंट वाइज़ रिस्पॉन्स, उसके बाद शॉर्ट कंक्लूज़न, क्रिस्प कंक्लूज़न, और फैक्ट्स का यूज़ करना जो है उचित रहता है। जितने फैक्ट्स आप गैदर कर सकें, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे जनसंख्या के फैक्ट्स हैं आपके, सर्वेज़ होते हैं, एनएफएचएस है, एसआरएस सर्वे है, ये जी। सब हैं, एनसीआरबी डेटा है, और सूचकांक है बहुत सारे, या एसडीजी जैसे है 1 से लेके 17 तक 17 के, हुँ। उनको आप ऐसा मेमोराइज़ कर लें कि जब भी आंसर लिखें तो उसको यूज़ कर सकें। हुँ। और जनरल अफ़ेयर्स की बहुत सारी चीज़ें हैं जो न्यूज़ से आप कलेक्ट करते हैं, जो ये अच्छी चीज़ें। इंडेक्स वगैरह बता रहे हैं, ये डाटा फैक्ट्स बता रहे हैं, ये मंथली मैगज़ीन से आपने कवर किया था या फिर ऑफिशियल वेबसाइट कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? इंटरनेट से मोस्टली। ऑफिशियल वेबसाइट हाँ, कुछ? ये ऑफ़िशियल वेबसाइट्स तो नहीं, अच्छा, इंटरनेट से। ओनली जो हाँ, भी आपके सर्च करके, कुछ किताबों से भी, कुछ सर्च करके। कोचिंग के ऊपर आपके आते हैं, किया आपने? नहीं, मैंने कोचिंग नहीं करी। बिना कोचिंग? जी। ओके, ओके। क्या लगता है आपको कि बिना कोचिंग आपने कोचिंग नहीं किया था इसलिए 6 अटेम्प्ट लगा है, या फिर अगर कर लिए होते तो कुछ एक्स्ट्रा एज मिल जाता, या फिर करना चाहिए, मैंडेटरी है, नहीं है? क्या ओपिनियन है कोचिंग के बारे में? नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है कि कोचिंग करने से जल्दी हो जाता। जी। सिलेक्शन जो है वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, हुँ, हुँ। तो कोचिंग सिलेक्शन नहीं दिला पाएगा आपको। जी। कोचिंग से ज़्यादा आप गाइडेंस की उम्मीद कर सकते हैं। हुँ। मैंने अक्सर ये पाया है कि कोचिंग्स जो हैं वो सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाती हैं समय पे, बहुत और ऐसा है। हाँ, 3 घंटे की क्लास अगर वो हुँ, कर रही हैं दिन भर में, हुँ। तो बहुत उम्मीद नहीं कर सकते कि कितना ज़्यादा सिलेबस लास्ट में होगा। जाते-जाते वो खींच देंगे। खींच भी देंगे और बहुत सारी चीज़ पढ़ाएँगे भी नहीं हुँ, आपको, हुँ। और सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाएँगे, और वो चीज़ें ज़्यादा पढ़ाएँगे जो चीज़ें आपको बहुत आसानी से हर जगह मिल जाएँगी, जी। और ऐसी चीज़ें जिनके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा, खुद से प्रयास करना पड़ेगा, वो चीज़ें अक्सर मैंने देखा है कि कोचिंग में नहीं पढ़ाई जाती हैं। हुँ। तो मुझे नहीं लगता कि कोचिंग ना करने से मेरे लिए कोई नुकसान रहा। ओके, आपकी लाइफ़ का सबसे बड़ा कोई डिस्ट्रैक्शंस हो, जो लगता है कि ये मेरी थोड़ी-सी बुरी आदत हो जाती है, मैं इसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा हूँ, ऐसा कुछ रहा है क्या? हाँ, मतलब कुछ ना कुछ तो कमियाँ सबके अंदर होती हैं व्यक्तित्व की। हाँ, जैसे सोशल मीडिया? सोशल मीडिया पे मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन चीज़ों को टालना जो है अच्छा, मेरी थोड़ा-सा आदत, भाई चलो बुरी ठीक है, आदत हो है। जाएगा थोड़ा। हाँ, हाँ, मतलब अभी नहीं तो बाद में कर लेंगे, इस तरह की ओके। आदत है। और दूसरा ये कि मतलब आपको शायद विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का भी हूँ, तो बहुत समय निकालना मेरे लिए, मतलब एक बार मैं बैठ जाता हूँ तो जी। मेरी ये ख़ासियत है कि मैं रम जाता हूँ उसमें। हाँ, हाँ। लेकिन मैं बैठने के लिए बहुत टाल-मटोल करता हूँ कि अभी नहीं, थोड़ी जल्दी देर ना बाद बैठ पढ़ेंगे। तो वो बुरी आदतें हैं, अगर मैं थोड़ा-सा हार्ड वर्कर और होता तो शायद और जल्दी सेलेक्ट हो जाता। भाभी जी का या फिर मैम का क्या रोल रहा है जर्नी में? बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि फैमिली के साथ करना बहुत टफ होता है, हुँ, तो कोऑपरेटिव? बहुत बड़ा कोऑपरेशन रहा है, और एक बच्चा भी है तो उसको भी बहुत सँभाला है उसने, और बहुत समय दिया है मेरे लिए, बहुत बड़ा रोल है। ओके, तो सर अब आगे का प्लान वगैरह कुछ उन एस्पिरेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे जो 2024 को टारगेट कर रहे हैं? तो उनके मन में कुछ मैं कॉमन क्वेश्चंस बताता हूँ क्या उठ रहा है। यार ऐसे-ऐसे लोगों से अब सामना करना पड़ेगा कि वो रैंक इम्प्रूव करने जा रहे हैं, उनसे मेरा सामना है, या फिर जो 3-4 बार दे चुके हैं उनसे भी सामना होगा क्योंकि वहाँ पे नॉलेज गैप उनको अब है नहीं। हुँ। तो उनको भी बीट करना है न्यू एस्पिरेंट को। तो ये इन सब चीज़ों से वो भ्रमित है और डरा हुआ है। हुँ। उनको क्या कहेंगे आप? नहीं, ये सब चीज़ें तो हमेशा रहती हैं, हुँ, देखिए। कोई नई चीज़ नहीं है, हुँ, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और मैंने जब तैयारी शुरू करी थी तो मुझे लगता है कि जितनी एनर्जी थी, जितना मोटिवेशन था, समय के साथ-साथ वो कम भी होता जाता है। हुँ, तो कुछ चीज़ें न्यू एंट्रेंट्स के एज में होती हैं, कुछ चीज़ें पुराने लोगों के एज में होती हैं। हुँ, तो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं जो आपके फ़ेवर में होती हैं। आप चीज़ों को नया-नया सीख रहे होते हैं, तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी होती है कि आप वेरियस सोर्सेज़ से उसको पढ़ के, समझ के, और एकदम नया दृष्टिकोण आप बनाएँ उसके लिए। जो पहले से पढ़े हुए हैं, उनके साथ एक समस्या ये होती है कि एक फैटीग आ जाता है। हुँ। तो ऐसा नहीं है कि दोबारा जो रैंक इम्प्रूव करने जा रहा है उसके लिए बहुत एज कोई होता है, ऐसा ओके। कुछ नहीं है।
अगर आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं, सिलेबस कवर कर रहे हैं पूरा जी। और ऑनलाइन सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं, करंट से अपडेटेड हैं, तो पूरे चांस है, बराबर चांसेस हैं दोनों के लिए। आपने इस बार कितने मॉक टेस्ट लगाए और कैसे लगाते थे? मैंने मेंस के लिए मॉक दिया है और 8 पेपर के 8 ही टेस्ट किए थे। प्री के लिए नहीं दिया आपने एक भी मॉक प्री टेस्ट? के लिए मैंने पीवाई ये मॉक मॉक नहीं यूज टेस्ट किया एक भी था, नहीं। पीवाईक्यूज सॉल्व किए थे बस। ठीक है, आपने बीएससी एमएससी भी किया हुआ है, तो जहां तक मुझे लगता है कि आपने तैयारी में एआई या चैट जीपीटी भी जैसे टूल्स के यूज किए या कितने नहीं, बेनिफिशियल तैयारी हो के लिए सकता है? एक्टिवली नहीं यूज किया है, तैयारी के लिए ऐसा एक्टिवली नहीं यूज किया है। हम्म, मुझे नहीं लगता, क्योंकि एआई जो है, चैट जीपीटी बेसिकली बात करें तो चैट जनरेटिव है, तो चैट जनरेटिव टेक्स्ट का आप अपनी जानकारी बढ़ाने में कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है। हाँ, लिखने का एक मतलब बहुत कम सूचना के आधार पे बहुत मिल अच्छा सकता है। बन के तैयार हो उसमें होके आ जाता है, तो आप एक लिखने की उससे शैली सीख सकते हैं। वही चीज मैं जानना चाह रहा हाँ, हूँ, लिखने उससे की शैली। बुलेट पॉइंट्स वगैरह लिए जा सकते हाँ, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप ये देखिए कि आपने कोई एक क्वेश्चन चैट जीपीटी को सॉल्व करने के लिए दिया, हम्म, तो बहुत मतलब अच्छे शब्दों में, और जबकि बहुत फैक्ट्स नहीं होते हैं, और वो बहुत अच्छा टेक्स्ट जनरेट कर देता है। जी। तो इंग्लिश या हिंदी जिस भी भाषा में है, तो आपने आप एक दिन ट्राई किया था? हाँ, मैंने ट्राई किया है, मैंने देखा है, और मैं इम्प्रेस भी हुआ था कि मतलब टेक्स्ट बहुत अच्छा जनरेट हुआ है उसमें, बहुत अच्छी मतलब तरीके से वो चीज़ों को प्रेज़ेंट करता है। लेकिन ये कि सीखने के लिए बहुत कुछ नहीं है, तो समय वेस्टेज उसमें ज़्यादा है। थोड़ा 1 आध 2 बार आप देख सकते हैं, पर बहुत उसके पीछे मत भागिए। मन की बात, वो जो फील किए आप अपनी इस जर्नी में और जो आपको देख के करना चाहती है या फिर करना चाहता है, हुँ। क्या उनके लिए मैसेज है? देखिए, सबसे बड़ा मैसेज ये है कि कभी हिम्मत ना हारें और अपने पे पूरा विश्वास बनाए रखें। क्योंकि लंबी तैयारी में ख़ास तौर पे अगर 1-2 अटेम्प्ट आपका निकल जाता है और सिलेक्शन नहीं होता है, तो एक स्वाभाविक है हिम्मत हारना। लेकिन अपने पे पूरा विश्वास बनाए रखें। मैंने इतना समय लिया और पूरा प्रयास किया अपना। कहीं न कहीं मेरे मन में भी वही सारे डाउट्स थे जो आप लोगों के मन में उठ रहे हैं। जी। लेकिन मैंने विश्वास बनाए रखा। एक रिज़ल्ट आने तक कहीं न कहीं ये था कि पता नहीं होगा कि नहीं, होगा पेपर नहीं। अच्छा होने के बावजूद। जी। लेकिन मुझे लगता है कि वो मेहनत रंग लाई, तो आप पूरा विश्वास बनाए रखें। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो 100% सिलेक्शन होगा। बहुत सही सर। सर थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। होप गाइस ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो। कैसी लगी कमेंट करके बताएं। ये जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े रफ टफ हुए होंगे क्वेश्चन, लेकिन ये आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। वही मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ किसी टीचर या टॉपर्स से। तो चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो में। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में करें ताकि मैं किसी अगले टॉपर से वो चीजें पूछ पाऊँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।